एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ फैक्ट। तो आज हम अपनी पुरानी वीडियोस की कंटिन्यूएशन में कंटिन्यू करेंगे पढ़ना भारतीय न्याय संहिता 2023 का चैप्टर 4। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 47, 48 और 49। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 47 से। ओके गाइज, उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग विच इज़ लाइक अ कॉमन नॉलेज। आई वुड बिलीव आपको पता ही होगा कि कुछ ऑफेंसेस जो लेट्स से कंट्री एक्स में अगर कोई चीज़ इलीगल है, सो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि वो कंट्री वाई में भी इलीगल हो। ठीक है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। जैसे मान लो गैम्बलिंग, अगर वो कंट्री एक्स के कुछ एरियाज़ में इलीगल है तो ज़रूरी नहीं है वो कंट्री वाई में भी इलीगल ही मानी जाए। हो सकता है उस कंट्री में इट्स अ लीगल थिंग टू डू। हंटिंग फॉर अनदर एग्जाम्पल, मान लो अगर वो किसी एक कंट्री में इलीगल माना गया है, उसको एक गलत एक्ट माना गया है, सो दैट डजंट मीन इट विल हैव द सेम कॉनोटेशन इन सम अदर कंट्री. So it's okay, like accept this, have the knowledge of this fact before starting with section 47. 47 कहता है abatement in India of offences, okay, abatement in India of offences outside India. ठीक है, सी अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता. इस संहिता के हिसाब से हम कब मानेंगे कि एक ऑफेंस एक अबेटमेंट हो रही है फॉर एन ऑफेंस. व्हेन अ पर्सन इन इंडिया, मतलब जो पर्सन जो अबेटर है वो इंडिया में रह रहा है, एंड ही अबेट्स द कमीशन ऑफ एनी एक्ट विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया. वो इंडिया में रहकर इंडिया से बाहर किसी कंट्री में किसी और पर्सन को अबेट कर रहा है टू कमिट एन एक्ट which would constitute an offense if committed in India. और वो सेम एक्ट जो अबेट कर रहा है किसी फॉरेन कंट्री में कमिट करने को अबेटमेंट कर रहा है, अगर वो सेम ऑफेंस इंडिया में हुआ होता तो हम उसको ऑफेंस मानते. अब जैसे कि इंडिया में भारतीय न्याय संहिता एप्लीकेबल है, तो जो भी ऑफेंस इस संहिता में फॉल करेगा हम उस ऑफेंस को मानेंगे कि हाँ भाई, दिस इज़ एन ऑफेंस विच विल बी considered as an illegal thing in India. It will be considered as a valid offense in India. ठीक है, सो सिंपल सी बात है, इसको इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं. A in India instigates B, a foreigner in country X. A इंडिया का रहने वाला बंदा है जो B को भड़काता है, who is actually a foreigner who lives in country X. Now A instigates B to commit a murder in that country. A is guilty of abetting murder. ए जो है भले ही वो इंडिया में रह के किसी दूसरे देश के बंदे को अबेट करता है टू डू अ क्राइम. नाउ सिंस मर्डर इज समथिंग विच इफ इट माइट हैव हैपेंड इन इंडिया वुड बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड ऑफेंस. सो कीपिंग दैट इन नॉलेज हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, ए इज़ गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर. अब आ जाते हैं सेक्शन 48 पे. ये सेक्शन 47 का ऑपोजिट है. यहाँ पे है अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया. अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता. इस संहिता के हिसाब से हम तब मानेंगे कि एक पर्सन ने कोई ऑफेंस अबेट किया है जब व्हेन दैट पर्सन हु विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया अबेट्स द कमीशन ऑफ एनी एक्ट इन इंडिया विच वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया. जो बंदा खुद तो कंट्री से बाहर है, वो इंडिया में नहीं है, बट ही इज़ अबेटिंग समवन टू कमिट एन एक्ट इन इंडिया, एंड वो जो एक्ट है अगर वो कमिट हो गया सो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड, इट विल कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया. तो हम मान लेंगे कि हाँ भाई, इस पर्सन ने अबेटमेंट कमिट किया है. ए इन कंट्री एक्स इंस्टिगेट्स बी टू कमिट मर्डर इन इंडिया. ए इज़ गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर. ए किसी फॉरेन कंट्री में रहने वाले इंसान ने इंस्टिगेट किया बी को, उसने बी को भड़काया कि वो मर्डर कमिट करे इंडिया में. अब भाई इंडिया में तो मर्डर एक वैलिड ऑफेंस है भाई, इसको तो हम मानेंगे कि हाँ ये एक गलत चीज़ है. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट डजेंट रियली मैटर किस कंट्री में रह रहा है, एक्स में है, बी में है, जहाँ पे भी है, अगर वो इंडिया में रहने वाले बंदे को अबेट कर रहा है और वो ऑफेंस एक वैलिड एक्सेप्टेबल ऑफेंस है इंडिया में, तो हम मानेंगे कि हाँ भाई, ए इज़ गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर. अब आ जाते हैं सेक्शन 49 पे. पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ एक्ट अबेटेड इज कमिटेड
in consequence and where no express provision is made for its punishment. अच्छा भाई, यहाँ पर बात हुई गई है कि मान लो कोई ऑफेंस कमिट हो चुका है एंड इट इज़ इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट्स पनिशमेंट. सी, whoever abets any offense shall, if the act abated is committed in consequence of the abatement. ठीक है, अब जो भी एक्ट अबेट हुआ है, जो भी एक्ट करने को बोला गया है, वो एक्चुअली कमिट क्यों हुआ है? इट इज़ इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट. वो किसी भड़कावे में आके, किसी एनकरेजमेंट में आकर वो एक्ट कमिट हुआ है. एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय द संहिता फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अबेटमेंट. ठीक है, अब कोई पर्टिकुलर ऑफेंस तो कमिट हो गया, बट उसके अबेटमेंट के लिए कोई पनिशमेंट मेंशन नहीं है संहिता में. सो उस केस में द पर्सन विल बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस. अब जो भी ऑफेंस कमिट हुआ है इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट, तो जो अबेटर होगा उसको वो सेम पनिशमेंट मिल जाएगी जो कि उस ऑफेंस की पनिशमेंट के इक्विवेलेंट होगी. नाउ सी, एन एक्ट और ऑफेंस इज सेड टू बी कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट. हम कब कहेंगे कि कोई एक्ट एक अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में हुआ है? हम तब कहेंगे व्हेन इट इज़ committed in consequence of the instigation or in pursuance of the conspiracy or with the aid which constitutes the abatement. तो ये 3 की वर्ड्स हैं. ठीक है, इनमें से अगर कोई भी एक एलिमेंट मेंशन होगा तो हम मान लेंगे कि हाँ भाई, ये जो एक्ट कमिट हुआ है दिस हैज़ बीन कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट. अब फटाक से 2 इलस्ट्रेशंस पढ़ लेते हैं जिससे कि ये सेक्शन और क्लियर हो जाएगा. नाउ ए इंस्टिगेट्स बी टू गिव फॉल्स एविडेंस. ए जो है वो बी को इंस्टिगेट करता है कि यार सुन, तू फॉल्स एविडेंस दे दे. बी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन कमिट्स दैट ऑफेंस. अब बी इस भड़कावे के अंडर आकर ये ऑफेंस कमिट कर देता है और वो फॉल्स एविडेंस सबमिट कर देता है. नाउ ए इज़ गिल्टी ऑफ अबेटिंग दैट ऑफेंस. ए यहाँ पर फॉल्स एविडेंस सबमिट करने के ऑफेंस के लिए गिल्टी है and is liable to the same punishment as that of B. अब जो पनिशमेंट बी को मिलेगी वही सेम पनिशमेंट के लिए ए भी एलिजिबल होगा. ओके, नाउ लेट्स कम टू इलस्ट्रेशन 2. ए एंड बी कंस्पायर टू पॉइजन जेड. ए और बी साथ में कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करते हैं कि यार सुन, चल पॉइजन दे देते हैं जेड को और लेट्स किल हिम. नाउ ए इन परसुएंस ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी प्रोक्योर्स द पॉइजन एंड डिलीवर्स इट टू बी. ए क्या करता है? पॉइजन खरीद के लाता है और बी को पकड़ा देता है. नाउ बी इन ऑर्डर दैट ही में एडमिनिस्टर इट टू जेड. ठीक है, ए बी को पकड़ा देता है ताकि बी उस चीज़ को एडमिनिस्टर कर दे जेड को. नाउ बी इन परसुएंस ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी एडमिनिस्टर्स द पॉइजन टू जेड इन एज एब्सेंस एंड देयर बाय कॉजेज जेड्स डेथ. अब बी क्या करता है? इसी कॉन्स्पिरेसी के परसुएंस में वो एडमिनिस्टर कर देता है पॉइजन जेड को ए की एब्सेंस में, एंड बिकॉज ऑफ विच जेड की डेथ हो जाती है. नाउ हियर बी इज़ गिल्टी ऑफ मर्डर. ठीक है, अब देखो एडमिनिस्टर किसने किया? पॉइजन बी ने किया. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफेंडर बी हो गया यहाँ पे. बी इंस्टिगेट भड़कावे में आकर, ए के भड़कावे में आके बी बिकेम द प्रिंसिपल ऑफेंडर. ही कमिटेड द क्राइम ऑफ मर्डर, बट ए इज़ ऑल्सो गिल्टी ऑफ अबेटिंग दैट ऑफेंस बाय कॉन्स्पिरेसी and is liable to the punishment for murder. यहाँ पे ए ने अबेट की, सी ए इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफेंडर हियर. उसने एडमिनिस्टर नहीं किया पॉइजन, वो तो बस खरीद के लाया. एंड द एक्ट ऑफ बाइंग दैट पॉइजन वॉज एक्चुअली एन एक्ट ऑफ अबेटमेंट. ठीक है, वो इस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था. एंड ए इज़ गिल्टी ऑफ अबेटिंग इन दिस एंटायर सीन. हाउएवर ए लाइबल है पनिशमेंट के लिए विच विल बी इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ मर्डर. ओके, so guys, this was section 47, 48 and 49 from chapter 4 of भारतीय न्याय संहिता. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 3, 50, 51 and 52 सेक्शन को कवर करेंगे. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ पुट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल and I'll see you in the next video.